हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट हिंदी शिक्षण हो जाता है। इसका जो पवन सीरीज है उसके कुछ लघुत्तरी टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम कुछ टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सीरीज की तरफ चलेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे क्या होता है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप क्लासेस को ज्वाइन कर पाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलते हैं। सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं कि वाचन कितने तरह के होते हैं। तो सस्वर वाचन होता है और मौन वाचन होता है। वाचन यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सस्वर वाचन, नाम से ही पता चल रहा है, लिख के हम आपको बताते हैं। सस्वर वाचन, ठीक है ना? तो जब हम क्या कर रहे हैं, हम आपके सामने क्या कर रहे हैं, हम सस्वर वाचन कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, है ना? तो वही चीज हो गई कि जो बोल कर पढ़ा जाता है वो क्या कहलाता है, सस्वर वाचन कहलाता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई हमारे सामने पढ़ रहा है और अगर वो कोई त्रुटि कर रहा है तो हम उस त्रुटि को क्या करेंगे, सुधार पाएंगे। यानी इसमें ये अच्छाई होती है कि जब हमारे सामने कोई जोर जोर से पढ़ता है तो हमारा क्या होता है, हम उसको सही कर पाते हैं और इसमें ये खूबी होती है। और देखिए मौन वाचन में क्या होता है, देख लेते हैं। मौन वाचन यानी नाम ही से पता चल रहा है चुपचाप, मौन वाचन यानी चुपचाप। तो इसमें क्या होता है कि हम मन ही मन में, जब से कहते हैं बुक खुली है, ये बंदा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन कैसे पढ़ रहा है, मन ही मन में पढ़ रहा है, तो ये क्या होता है, मौन वाचन होता है। तो क्या मौन वाचन सभी लोग कर पाते हैं? देखिए इसमें कुछ चीजें होती हैं कि भाई छोटा बच्चा है, अभी उसको नॉलेज नहीं है, तो क्या वो मौन वाचन कर पाएगा? या थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया और उसको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, पाई मात्राओं में कमियां हैं उसकी, वो अच्छे से अभी त्रुटि बिना नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसके लिए मौन वाचन नहीं ठीक है। लेकिन मौन वाचन किसके लिए ठीक है, कि जिसको बहुत ज्यादा महारत हासिल होती है, तब उसको बेनिफिट मिलता है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आते हैं कि मौन वाचन के लाभ बताएं, हानियां बताएं। तो लाभ यही हो जाते हैं कि सस्वर वाचन की अपेक्षा मौन वाचन को हम, जैसे मान लीजिए सस्वर में कम शब्दों को पढ़ पाते हैं और मौन वाचन में ज्यादा शब्दों को पढ़ लेते हैं, है ना? उसको हम स्पीड के साथ पढ़ लेते हैं। लेकिन इसमें कमी क्या होती है कि अगर कोई त्रुटि है तो वो हमारे सम्मुख नहीं आ पाती है। भाई आप मन में पढ़ रहे हैं, आपने क्या गलती की हमको नहीं पता है, और अगर आप जोर जोर से पढ़ेंगे तो हमको पता है कि आपने ये चीज गलत पढ़ी है, तो हम उसका क्या करेंगे, निवारण करेंगे, यानी हम आपको बताएंगे कि आपने ये चीज गलत कही है। तो इस तरह से यानी इसमें अगर कुछ कमियां हैं, कहते नहीं है हर एक चीज में कुछ कमियां होती हैं तो कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, तो इसमें कमियां भी हैं और कुछ अच्छाइयां भी हैं। तो ये आपका हो गया सस्वर वाचन और मौन वाचन, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अनुकरण। अनुकरण क्या होता है? तो अनुकरण आपका हो जाता है, अनुकरण जो है वो क्या हो जाता है, नकल। अनुकरण क्या होता है, नकल होती है। जैसे क्या करता है बच्चा, कैसे सीखता है, बच्चा नकल करके सीखता है। हम भी क्या करते हैं, हम नकल करके सीखते हैं, है ना? दो तरह से सीखा जाता है। एक, हमने अपने माइंड से चीजों को सेट किया और हाँ ये चीज ऐसी होनी चाहिए और इसको हम कर ले गए। लेकिन एक चीज हम कैसे सीखते हैं, नकल करके भी सीखते हैं। तो बच्चा कैसे सीखता है, तो नकल करके भी सीखता है। तो ये हो जाता है अनुकरण। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मॉन्टेसरी विधि की। तो देखिए ये बच्चों के लिए सर्वोत्तम विधि है, मॉन्टेसरी विधि हो जाती है। और आपकी फ्रोबेल ने कौन सी विधि, तो किंडरगार्टन, केजी, जिसको केजी कहते हैं ना, तो वो किंडरगार्टन विधि हो जाती है। तो इसमें बच्चों के लिए क्या होता है, बच्चों को एक बगीचा माना गया है। किंडरगार्टन ने बच्चों को क्या माना है, बगीचा माना है, और शिक्षक को क्या माना है, तो माली माना है। ऐसा नहीं है कि फूलों की सेवा आप कैसे करेंगे,
करेंगे? क्या उनको मार कर करेंगे, उनको डांट कर करेंगे, गुस्से में करेंगे? नहीं करेंगे। आप कैसे करेंगे? आप प्यार से करेंगे। उनको कब पानी की जरूरत, जैसे आप बगीचे में हैं और माली हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बगीचे में पानी की कब नीड है, खाद की कब नीड है, फूलों को क्या चाहिए, पौधों को क्या चाहिए। तो इसी तरह से शिक्षक को भी चाहिए कि बच्चे किस तरह से सीख पाते हैं, बच्चों में क्या कमियां हैं, उन कमियों को ये नहीं उजागर करना है, उनके माता पिता से बताना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आप देखो, शिक्षक को देखे और उसको पहचाने और उस कमी को दूर करे, ठीक है। और मॉन्टेसरी विधि में क्या हो जाता है? मॉन्टेसरी विधि में कुछ कार्ड्स, जैसे कुछ कार्ड्स हैं, ठीक है, तो ये कार्ड हो गए और बच्चों के सम्मुख ये बिखरा दिए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? ये बच्चों के सम्मुख बिखरा दिए जाते हैं। फिर बच्चों से कहा जाता है जैसे कमल, जैसे हमने कहा कमल, और इन पे कहीं पे का बना है, कहीं पे माँ बना है, कहीं पे चा बना है, कहीं पे छा बना है। तो कमल किससे स्टार्ट होता है? का से स्टार्ट होता है, यानी का वाला कार्ड लेकर आओ। तो बच्चे ने क्या किया? कोशिश करी, यानी बच्चे को हमें क्या सिखाना है कि कोशिश करना सिखाना है, अपने आप से वो वर्क करे, है ना, उसको अवसर हमें देने हैं। तो यानी क्या हुआ कि बच्चे को का वाला ये जो कार्ड है वो मिल जाता है। तो यानी बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने सीखा, और कैसे सीखा कि एंजॉय करके भी सीखा, उसको बोरिंग भी नहीं लगा, उसके पे थोपा नहीं गया। लेकिन क्या कभी भी बच्चे के ऊपर थोपना नहीं चाहिए? कोई चीज हमें बच्चों को सिखानी है तो नहीं हम तुमको मारेंगे, अगर ऐसा कुछ नहीं होगा, हम तुमको डांटेंगे, तो कभी भी बच्चा सीख नहीं सकता। बच्चा कब सीखेगा? जब उसको आप किस विधि से सिखाएंगे? खेल खेल में बच्चे को सिखाएंगे, वो बोर भी ना हो और उसको ये लगे कि हम तो खेल रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो सीख रहा है, वो पढ़ रहा है। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है। तो यहाँ पे मॉन्टेसरी विधि को हमने कंप्लीट किया कि इसमें क्या होता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। उसी तरह से हमने आपको बताया कि बच्चों को क्या मानना चाहिए? पौधा मानना चाहिए, और शिक्षक क्या है? तो एक माली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लिपि की। तो जो हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि हो जाती है वो कौन सी लिपि है? तो वो हो जाती है देवनागरी लिपि। तो क्या देवनागरी लिपि को हम जैसा सुनते हैं वैसा ही लिखते हैं? तो जी हाँ, ये सबसे सुंदर लिपि मानी जाती है। इसमें सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। जैसे हमने बोला छोटा आ, तो आप क्या करोगे? छोटा आ ही लिखोगे। हमने बोला आम, तो आप आम ही लिखोगे, बड़ी खूबसूरती के साथ। यही तो होता है ना। तो ये लिपि हो जाती है। और ये लिपि और किसमें किसमें? जैसे ब्राह्मी हो जाती है, तो हिंदी है, हिंदी तो है ही है, संस्कृत है, और इससे मिलती जुलती कौन सी हो जाती है? तो इससे मिलती जुलती हो जाती है बांग्ला। इसको इरेज करते हैं, उसके बाद में करते हैं। तो इससे मिलती जुलती जो हो जाती है वो आपकी भाषा हो जाती है बांग्ला और गुजराती। कौन सी हो जाती है? तो बांग्ला और गुजराती हो जाती है। किससे मिलती जुलती? तो देवनागरी लिपि से मिलती जुलती, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि जो बच्चों को जब बैठने की जो स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए। तो बच्चों की बैठने की स्थिति देखिए, सबसे पहले तो जब बच्चा चेयर पर बैठता है, टेबल के ऊपर बुक रखी होती है, तो ऐसा नहीं है कि झुक कर बैठना है, तो बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से बैठना है कि जो ये शरीर है तो इसका जो हिस्सा है, ठीक है ना, तो इस तरह से बने कि ये ना झुके और ना ज्यादा तने, ठीक है। इस तरह से होता है। और अगर दूरी की बात की जाए तो 35 या 14, ठीक है ना, तो इस तरह से हो जाता है। और पहली बात है, अगर कहीं पे कोई डाउट और कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम शिरोरेखा पर बात कर लेते हैं। बैठने पर तो हमने बात की, और थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं, ठीक है। तो जो बैठने की स्थिति होती है, तो ऐसा नहीं कि भाई किसी के यहाँ चेयर नहीं भी है, मान लीजिए वो चेयर पे नहीं, वो जमीन में चटाई पे बैठ के पढ़ता है, तो ऐसा नहीं है कि वो लेट कर या पेट के बल ऐसे करके, बहुत बच्चों की आदत होती है ऐसे बैठ जाते हैं, तो नहीं, उनको जैसे एक पैर इस तरह से करके और बैठना चाहिए और थोड़ा सा इस तरह से, मतलब 90 डिग्री, जैसे 90 डिग्री का, अब हम आपको बताते हैं 90 डिग्री, इस तरह का कोण बनना चाहिए और ये बैठने की स्थिति
होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शिरोरेखा की। तो शिरोरेखा कहते किसको है? तो शिरोरेखा आपकी हो जाती है, शिरोरेखा जो है हो जाती है, हमने कुछ भी लिखा, जैसे हमने अभी ये शिरोरेखा ही लिखा या बांग्ला लिखा या गुजराती लिखा, तो उस पे हमने एक लाइन करी, तो इसको क्या कहते हैं? शिरोरेखा। नाम भी बहुत ज्यादा जरूरी है, हम लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन जब नाम नहीं पता होता एग्जाम में क्या है भाई, नाम आ गया, भाई ये शिरोरेखा क्यों होती है ऐसा। लेकिन हालांकि ऐसे आप लोग नहीं है, आप लोगों को ये सब चीजें पता है। तो शिरोरेखा यानी ऊपर एक लाइन खींचनी होती है, तो ये मस्ट होती है कि नहीं? ये बहुत ज्यादा मस्ट होती है, इसको आपको खींचना ही खींचना है। जैसे कहते हैं छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो का से कबूतर और ऊपर रेल की पटरी, ऐसे ही तो समझाते हैं ना। तो ऊपर ये रेल की पटरी होनी ही चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। ये इसका काम क्या होता है? इसको जो ये अक्षर हमने लिखे इसको जोड़ने का काम होता है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं सुडोलता, यानी अक्षरों में क्या होना चाहिए? सुडोलता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अक्षर या तो बहुत टेढ़े मेढ़े बना दिए या बहुत बड़े बना दिए या छोटे छोटे बना दिए, एक उसका एक मतलब एक सुडोलता होनी चाहिए जो देखने में अच्छे लगे, भद्दे ना लगे। और कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो देखिए जब बनाए जाते हैं तो कुछ लोग उनको सही ढंग से नहीं बनाते। जैसे आप ले लीजिए खा, तो खा ज्यादातर लोग कैसे बनाते हैं? इस तरह से रा बना देते हैं और इस तरह से वा बना देते हैं। तो क्या ये आपका खा हो जाता है? नहीं, ये खा नहीं होता है। खा जब भी आप बनाए तो उसको इस तरह से बना के इसमें जोड़ के और इस तरह से बनाए। अब आप कहेंगे मैम क्या हमको ये भी सीखना है? आपको नहीं सीखना है, आपको बच्चों को सिखाना है। और जब आप बच्चों को सिखाएंगे, भाई आप क्या है, भावी अध्यापक या होने वाले अध्यापक है, तो आपको जब पता होगा तभी तो आप बच्चों को सिखाएंगे। तो आप अपने लिए तो सीख ही रहे हैं, प्लस आप बच्चों के लिए सीख रहे हैं कि हमें बच्चों को सिखाना कैसे है। उसके बाद जैसे गा है, कुछ लोग क्या करते हैं, ये बराबर का इस तरह से बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, कुछ लोग इसके शिरोरेखा ही नहीं बनाते हैं। तो ये सब चीजें, और जबकि किस तरह से बनना चाहिए, जो ये वाला भाग है ये थोड़ा सा छोटा भाग बनना चाहिए और ये वाला भाग जो है वो थोड़ा सा कैसा बनना चाहिए, तो बड़ा बनना चाहिए। ये आपका गा हो जाता है ना। अब ये आपका छा है, तो आप कैसे बनाते हो? इस तरह से तो बनाया जाता है, फिर ऐसे और इस तरह से बनाया जाता है, कुछ लोग ऐसे करके बना देते हैं। तो यही सब चीजें जब बन जाती है तो लेख सुंदर नहीं लगता है, और जबकि सुंदरता तो बहुत जरूरी होती है ना। आप समझ सकते हैं कि सुंदरता कितनी जरूरी होती है। अभी यहाँ पे अक्षर की बात आई है, हम थोड़ा सा रास्ता चेंज करते हैं, हालांकि है ये आपके काम ही की चीज और इससे रिलेटेड ही है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आज कोई भी कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी गुणवान हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो सुंदर नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और अगर वो सुंदर है तो उसमें कुछ भी नहीं है, वो गुण उसमें बिल्कुल भी नहीं है, उसमें कोई भी चीज नहीं है, लेकिन आपने उसको जैसे ही देखा, वाह कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है। मतलब आज भी वही चीज है कि खूबसूरती पे लोग फर्स्ट नंबर पे उस पे ध्यान देते हैं, उसमें क्या अच्छाई है, क्या खूबियां हैं, क्या गुण है, उन चीजों पे लोग बाद में ध्यान देते हैं। कभी कभी लोग देते भी हैं, कभी कभी नहीं भी देते हैं, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए कि सबसे प्रमुख माना गया सुंदरता, लेकिन ऐसा नहीं है। सुंदरता भी जरूरी होती है, लेकिन उसके गुण भी, अगर मान लीजिए आपके सम्मुख में कोई शख्स है, कोई लड़की ही मान लीजिए, कोई लड़का ही मान लीजिए, वो बहुत सुंदर है लेकिन आपसे अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है ना, आपसे अच्छे से बात नहीं करता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता या करती, तो क्या वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा? लेकिन सुंदरता है तो कहते नहीं है कि वो तो सुंदर है तो उसमें थोड़ा सा तो गुरूर होगा ही, तो क्या गुरूर के लिए, गुरूर से कोई किसी का नहीं हो पाता। तो यानी वहां पे तो चलिए हम अपनी लाइन पे आते हैं। तो ये हो गई अक्षर की बात। अक्षर सुंदर सुडोल दिखने चाहिए, भद्दे नहीं दिखने चाहिए, शिरोरेखा का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। और कुछ चीजों पे हम थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि आपका जो हिंदी वर्णमाला है उसमें स्वरों की संख्या हो जाती है 11, व्यंजनों की संख्या हो जाती है 33, ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं 4, अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं 4,
और आपके जो संयुक्त अक्षर हो जाते हैं वो 4। ठीक है ना। तो इस तरह से आप चीजों को अच्छे से याद रखिए, आप विराम चिन्हों को याद रखिए, बाकी तो हम टाइम टाइम पे आपसे डिस्कस करते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया, अब हम लोग सीरीज की तरफ चलते हैं और सीरीज के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है सस्वर वाचन की विशेषता लिखिए। सस्वर वाचन यानी कि स्वरों में पढ़ना, सस्वर जोर जोर से पढ़ना, यही तो होता है ना। और मौन वाचन क्या होता है, यानी धीरे धीरे से पढ़ना, मन ही मन में पढ़ना। तो सस्वर वाचन की विशेषताएं या गुण हम देख लेते हैं। ध्वनियों का ज्ञान, बालकों को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए और सामान्य ध्वनियों में भेद करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। भाई जब तक आपको ध्वनियों का ज्ञान नहीं होगा, सामान्य ध्वनियों में भेद नहीं कर पाएंगे, तब तक आप कैसे सस्वर वाचन कर पाएंगे। उच्चारण की शुद्धता, तो उत्तम सस्वर वाचन में शुद्धता का विशेष महत्व है अतः प्रत्येक शब्द का उच्चारण शुद्ध रूप से करना चाहिए। उच्चारण में अशुद्धता कई कारणों से आ जाती है, जैसे क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, अज्ञानता वश, गलत अभ्यास, शिक्षक का अशुद्ध उच्चारण, उच्चारणों स्थलों में दोष आदि। यानी कहने का मतलब यह है कि शुद्धता किन कारणों से नष्ट हो जाती है, जिसमें अशुद्धता आ जाती है कि कहीं कहीं पे क्षेत्रीय प्रभाव का तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कहीं पे शा को सा पढ़ा जाता है, कहीं पे आपने देखा होगा खड़ी बोली एकदम से बोली जाती है, तो इस तरह से क्षेत्रीय प्रभाव हो जाता है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक कारण भी हो जाता है। अब ज्ञान नहीं होता है तो उसके कारण भी क्या हो जाता है, ज्ञान नहीं होता है तो क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, शा को सा पढ़ देते हैं, आधा सा को इस पढ़ देते हैं। ऐसे बहुत लोग स्कूल को जैसे यहाँ पे स्कूल लिखा है तो स्कूल पढ़ देते हैं, है ना। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। विराम चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम एवं पूर्ण विराम का ध्यान रखकर पढ़ना चाहिए। रोको मत, जाने दो वाक्य में यदि रोको के बाद विराम करके पढ़े तो एक अर्थ होगा, मत के बाद विराम पढ़े तो दूसरा अर्थ हो जाएगा। बिल्कुल सही है। स्पष्टता, वाचन स्पष्ट होना चाहिए, इसके लिए स्वर पर नियंत्रण आवश्यक है। इतनी जोर से पढ़ना चाहिए कि सभी श्रोता सुन ले। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण पृथक रूप से ही किया जाना चाहिए। उपयुक्त बलाघात, बल शक्ति की वो मात्रा है जिसके द्वारा कोई वर्ण या शब्द उच्चारित किया जाता है। वाचन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस शब्द पर कितना बल देना है, क्योंकि बल की मात्रा के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। प्रभु मुझे एक शीलवान पुत्र दीजिए, इस वाक्य में यदि पुत्र पर जोर देते हैं तो इसका अर्थ होगा पुत्र ही चाहिए, पुत्री नहीं। पर पुत्री तो किसी को भी नहीं चाहिए। प्रवाह, वाचन में प्रवाह का ध्यान रखा जाए, गति पर नियंत्रण आवश्यक है। ना तो बहुत द्रुत गति से पढ़ना चाहिए और ना रुक रुक कर धीरे धीरे से। थोड़ा सा रुक कर यहाँ पे बात करेंगे कि पुत्री किसी को नहीं चाहिए, पुत्र सबको चाहिए और पुत्र के लिए बहू सबको चाहिए। और जब पुत्री ही नहीं होगी तो बहू आएगी कहाँ से। लेकिन अब सोच किसकी कैसी बनी हुई है तो ये तो उन्हीं पे डिपेंड करता है ना। इसको कौन समझाए। अर्थ की प्रतीति, सुंदर वाचन वह है तो पढ़ते समय शब्दों का अर्थ ग्रहण करना यानी करता चलता है। यदि गति, लय, उच्चारण, विराम आदि का ध्यान रखकर वाचन किया जा रहा है तो अर्थ की प्रतीति स्वाभाविक रूप से होती है। वाचन की मुद्रा, वाचन करते समय अच्छा वाचक अनावश्यक ढंग से सिर नहीं हिलाता, हाथ नहीं फटकता, मेज नहीं पीटता, उंगलियों को नहीं नचाता, पैर से तलवार नहीं बजाता, पुस्तक को विकृत ढंग से नहीं पकड़ता, न झुक कर पकड़ता है और न अकड़ कर। यानी कहने का मतलब ये है जो अच्छे ढंग से पढ़ लेता है उसमें ये सभी चीज़ें नहीं होती। रुचि, पढ़ते समय अच्छा वाचन पढ़ने में रुचि लेता है। जब तक रुचि नहीं होगी तब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो ये चीज़ आपकी हो जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाता है मौन वाचन। मौन वाचन क्या होता है तो मौन वाचन होता ये है कि जब आप मन ही मन में पढ़ेंगे, किसमें, जब आप मन ही मन में पढ़ेंगे तो उसको क्या कहते हैं, मौन वाचन कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बातें क्या होती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आपको ज्ञान हो, आप में स्पष्टता हो, शुद्धता हो। क्यों, क्योंकि जब आप मौन वाचन तो कर रहे हो लेकिन आपको नॉलेज नहीं है तब तक आप मौन वाचन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं
कि लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन में ओष्ठ नहीं हिलते। जड़ महोदय का कथन है कि बालक जब पैरों से चलना सीख जाता है तो घुटनों के बल खिसकना छोड़ देता है। इसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में बालक जब मौन वाचन की कुशलता अर्जित कर लेता है तो सस्वर वाचन का अधिक प्रयोग छोड़ देता है। मौन वाचन में निपुणता का आना व्यक्ति के विचारों की पूर्णता का द्योतक है और भाषाई दक्षता पर अधिकार का सूचक है। अब आप कहेंगे मैम किताबी भाषा थी, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। मौन वाचन क्या होता है, हम धीरे धीरे से पढ़ते हैं, मन ही मन में पढ़ते हैं और इसमें पढ़ने के लिए हमें महारत हासिल होनी चाहिए। क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो मौन वाचन कैसे करेगा भाई, कोई गलतियाँ होंगी, कोई कमियाँ होंगी, वो कमियाँ ही पढ़ता चला जाएगा और वो जीवन भर कमियाँ ही पढ़ता रहेगा। तो इसके लिए क्या होता है, पहले सस्वर वाचन कराया जाता है। जब उसमें चीज़ें सही हो जाती हैं, अच्छे ढंग से पढ़ने लगते हैं, फिर इसमें क्या होता है, आप सस्वर वाचन में कम चीज़ें पढ़ पाएंगे लेकिन मौन वाचन में आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपकी स्पीड भी तेज़ हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ख्याल रखना यही होता है कि आपको नॉलेज हो, आप अच्छा पढ़ लेते हो और गलतियां ना करते हो तो ठीक है, वरना आपके लिए ये नहीं सही होता है जब तक आपको अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद है बेकन ने लिखा है कि कुछ पुस्तकें गहन अध्ययन की दृष्टि से पढ़ी जाती हैं, कुछ केवल निगल ही जाती हैं और कुछ केवल स्वाद के लिए पढ़ी जाती हैं। बेकन के उपयुक्त कथन से भी स्पष्ट होता है कि मौन पठन के दो प्रकार हैं। द्युत मौन वाचन का उद्देश्य विशेष रूप से मनोरंजन की प्राप्ति है। पुस्तकालय अथवा घर पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों को पढ़ना इस प्रकार के मौन पठन के ही अंतर्गत आता है। द्युत पठन के नाम से भी स्पष्ट है कि शीघ्रता पूर्वक किया जाने वाला पठन, इसमें विषय वस्तु सरल एवं बोधगम्य होती है। गंभीर मौन वाचन, गंभीर अथवा गहन पठन उस विषय वस्तु का किया जाता है जो सारगर्भित, तथ्यात्मक तथा क्लिष्ट भाषा में बद्ध होती है। इसमें अधिक चिंतन की आवश्यकता होती है। गंभीर वाचन में पाठ्य वस्तु के प्रत्येक शब्द को पढ़ना व समझना आवश्यक होता है। वाचन शिक्षण की विधियों का उल्लेख कीजिए तो इसमें हो जाता है, वाचन शिक्षण की अनेक विधियों को प्रयुक्त किया जाता है जहां वाचन की प्रमुख विधियों का उल्लेख किया गया है। अक्षर बोध लिपि, यह सबसे प्राचीन लिपि है। इसमें सर्वप्रथम हिंदी वर्णमाला का क्रमबद्ध स्वर व्यंजन ज्ञान कराया जाता है, इसलिए इसे अक्षर बोध विधि कहा जाता है। जब बालक अक्षरों का ज्ञान भली प्रकार कर लेता है तब उसे शब्द बनाने वाले सिखाए जाते हैं, शब्दों को जोड़कर वाक्य रचना की ओर बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ध्वनि साम्य विधि हो जाती है। तो इसमें है जब एक ही सी ध्वनियों वाले शब्दों को एक साथ समानता के आधार पर सिखाया जाता है तब वह ध्वनि साम्य विधि कहलाती है, जैसे ब्रह्म, श्रम, क्रम आदि। इस विधि में बालक एक सी ध्वनियों के आधार पर अन्य नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। भाषा ज्ञान सुबोध व रुचिकर होता है। कभी कभी इस विधि के अंतर्गत अनावश्यक शब्द भी सीखने पड़ जाते हैं जिन्हें हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। देखो और कहो विधि, इसमें छात्र के सामने शब्द के साथ चित्र भी प्रस्तुत किया जाता है। छात्र पहले देखकर कुछ समझता है फिर बोलता है। इस विधि में यह आवश्यक है कि चित्र छात्र के ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत हो। श्यामपट्ट पर चित्र बनाकर अथवा दिखाकर उसके सामने शब्द लिखकर पढ़ने का सही अभ्यास कराया जाए। जैसे कमल कहा फूल दिखाकर कमल शब्द का उच्चारण करवाना, यह विधि आकर्षक एवं रोचक होती है। क्योंकि देखिए इस तरह की जब आप बच्चों को इस तरह से आप पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे। उनको कोई भी चीज़ पढ़ानी है, कोई भी चीज़ समझानी है, अगर आप उसका चित्र दिखा देंगे तो बच्चों को समझ में आ जाता है और जो वो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है, वो उनको याद ही रह जाता है कि हाँ मैम ने हमको ये फूल दिखाया था, इस रंग का फूल था, ये किस इसका नाम क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज हो जाएगी। फिर उसके बाद हो जाता है इसमें चित्र के साथ ही बालक के मानस पटल पर शब्द भी अंकित हो जाते हैं। धीरे धीरे बालक अन्य शब्द भी बताने लगता है। एक मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि अर्थ इकाई शब्द वर्ण नहीं। इस विधि में पठन की गति तीव्र हो जाती है। छात्र प्रत्येक वर्ण अटकता नहीं या प्रारंभिक स्तर के लिए उपयुक्त है, परंतु केवल कुछ शब्दों व क्रियाओं को ही इस विधि के द्वारा बताया जा सकता है। इसका क्षेत्र सीमित है। वाक्य शिक्षण विधि, इसमें भाषा का ज्ञान शब्द से प्रारंभ करने के बजाय वाक्य के से प्रारंभ किया जाता है। ठीक है ना। मनोविज्ञानों का विश्वास है कि बालक मनोभावों को ना तो अक्षरों द्वारा प्रकट कर सकता है और वह अक्षरों को जोड़कर शब्दों का निर्माण ही कर सकता है। बालक अपने मनोभावों को पूरे वाक्यों में ठीक प्रकार से प्रकट कर पाते हैं। इस विधि के समर्थकों के अनुसार पढ़ना सिखाने के लिए वाक्य शिक्षण का ही आधार बनाया जाना चाहिए। अनुकरण विधि क्या होती है, नकल, है ना। तो इस विधि के अनुसार अध्यापक एक एक शब्द का उच्चारण कराता जाता है तथा बालक उसका अनुकरण करते जाते हैं। इसे सुनो और कहो विधि भी कहा जाता है।
ठीक है ना। कौन सी विधि को? तो अनुकरण विधि को कौन सी कहा जाता है? सुनो और कहो, ठीक है ना, सुनो और कहो विधि कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उच्चारण शुद्ध हो तथा कक्षा में सभी छात्र शिक्षक का अनुकरण कर आवश्यक बोले। कई छात्र सामूहिक रूप से बोलने पर स्वयं चुप रह जाते हैं, ऐसे छात्रों के पिछड़ जाने की संभावना बनी रहती। कहानी विधि, यह विधि वाक्य शिक्षण विधि का दूसरा रूप है। अनेक चित्रों की सहायता से कहानी बालकों की सुनाई जाती है। चित्रों के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में वाक्य लिख दिए जाते हैं। यह वाक्य कहानी से संबंधित होते हैं। कहानी विधि छोटे बालकों के लिए विशेष लाभदायक होती है। भाषा शिक्षण यंत्र विधि, तो यह पठन की आधुनिक विधि है। यह अनुकरण विधि का ही दूसरा रूप है। अनुकरण विधि में अध्यापक स्वयं किसी शब्द या पंक्ति का उच्चारण करता है तथा छात्र उसे दोहराते हैं। इसी प्रकार भाषा यंत्र विधि में ध्वनि अभिलेख यंत्र में अभिलेखित विषय वस्तु को बार बार छात्रों को सुनाया जाता है और वे उसका अनुकरण करते हैं। यह एक रोचक विधि है किंतु व्यय साधन है। सामूहिक पठन विधि, इस विधि के अंतर्गत अध्यापक सर्वप्रथम समूह कक्षा के सामने छोटे छोटे पद या बाल गीतों का आदर्श पाठन प्रस्तुत करता है। छात्र सामूहिक रूप से अनुकरण करते हैं। यह विधि बालकों के उच्चारण सुधार के लिए उपयोगी है। इससे छात्र भावानुसार लय, गति, आरोह अवरोह सहित पठन करने में व्यस्त हो जाते हैं, किंतु इस विधि का प्रयोग सभी पाठों में संभव नहीं। इसके अधिक प्रयोग से निकट से कक्षाओं में अध्यापन में बाधा उत्पन्न होती है। प्रारंभिक स्तर पर खेल के मैदान आदि में अन्य कक्षाओं से दूर ले जाकर इस विधि से अभ्यास कराया जा सकता है। साक्षर विधि, इस विधि का प्रयोग मॉन्टेसरी ने किया था। इसमें बहुत सी वस्तुएं, चित्रों और खिलौनों आदि के आगे उनके नाम कार्डों पर लिख लिए जाते थे। वे कार्ड फेंक दिए जाते थे। वे बालकों से कहा जाता था जिस वस्तु का जो नाम है वह नाम वाला कार्ड उसी वस्तु के आगे रख दिया जाए। इस विधि के माध्यम से बालक धीरे धीरे अभ्यास करते करते अनेक शब्दों तथा वर्णों का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। सफलता मिलने के साथ साथ बालक नवीन ज्ञान प्राप्त करने में रुचि लेते थे। ये कौन सी विधि है? मॉन्टेसरी विधि। कार्डों मॉन्टेसरी विधि में क्या होता था कि कार्ड फेंक दिए जाते थे और बच्चों से कहा जाता था कि इस तरह का, जैसे कोई भी चीज़ दिखा दी गई कि इससे रिलेटेड कार्ड लाओ ढूंढ कर, तो वो बच्चा कार्ड लेकर आया। तो क्या हुआ, इससे ज्ञान भी मिला और उसको नई नई चीज़ें सीखने में भी उसको सुविधा मिली, है ना। तो इस तरह से हो जाता है और रुचि भी वो लेता है कि हमको तो खेल खिलाया जा रहा है। देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो इसमें देख लेते हैं देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि कैसी है? तो देवनागरी लिपि, है ना। हिंदी की लिपि कैसी है? तो देवनागरी लिपि हो जाती है और इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है? तो इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। वर्तमान रूप ब्राह्मी का विकसित रूप है। समय समय पर देवनागरी लिपि में नई नई ध्वनि और उसके लिए नए नए चिन्ह बना लिए गए। यही कारण है कि आज हमारी वर्णमाला एवं लिपि संसार की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। स्पष्टता तथा व्यंजकता में अन्य दूसरी कोई लिपि इसकी तुलना में नहीं कर सकती। हिंदी, संस्कृत, यानी यहाँ पे हो जाता है मराठी और नेपाली भाषाएं इसी लिपि में आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? तो हिंदी हो जाती है, संस्कृत हो जाती है, और कौन सी हो जाती है? और हो जाती है मराठी हो जाती है, और कौन सी हो जाती है? और आपकी नेपाली हो जाती है। ठीक है, ये कौन सी देवनागरी लिपि में है। बंगला और गुजराती लिपियाँ इससे काफ़ी मिलती जुलती हैं। अगर मिलती जुलती की बात आ जाए तो मिलती जुलती कौन सी हैं? मिलती जुलती तो बंगला और गुजराती। कौन सी? तो बंगला और गुजराती हो जाती हैं। गुरुमुखी, मुंडा, कैथी आदि लिपियाँ भी देवनागरी लिपि से ही विकसित हुई हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। मिश्र वाक्य का क्या अभिप्राय है? एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो जिन वाक्यों में एक प्रधान तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हों, दोनों जी को यानी कि, जो, जितना, उतना, यदि, तो आदि योजकों द्वारा जुड़े हों उन्हें मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। समुच्चारित, ये आपका हो जाता है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द तथा समानार्थी शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो समुच्चारित समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ये वे शब्द हैं जो उच्चारण की दृष्टि से इतने मिलते जुलते हैं कि प्रयोगकर्ता उन्हें एक ही मान लेते हैं, जबकि उनका अर्थ एक दूसरे से भिन्न होता है। जैसे अंश, भाग, अंश, कंधा, अति, बहुत, इति, समाप्त।
समानार्थी शब्द एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। जैसे जल को नीर, वारी पानी कहते हैं। अग्नि को अनल, पावक, आग, ज्वाला भी कहा जाता है। अल्प विराम का प्रयोग कब करते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। जहाँ वाक्य की गति अंतिम लेकर विराम ले वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। यानी क्या कह रहे हैं कि पूर्ण विराम से पहले जहाँ पर दो चीज़ों का नाम लेना होता है, थोड़ा सा ठहरना होता है, तो वहाँ पे अल्प विराम का यूज़ करते हैं। जैसे मोहन खेलता है, राम और मोहन विद्यालय गए। तो अल्प विराम का प्रयोग पढ़ते अथवा बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए किया जाता है। जैसे साधना सीता, तो साधना और सीता के बीच में क्या हुआ, थोड़ा सा ठहरे। और मीरा अपनी कक्षा में प्रथम आए, तो साधना और सीता के बीच में अल्प विराम का यूज़ किया गया। मेरे पिताजी, अब आप ये बोलकर थोड़ा सा ठहरे, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, यहाँ पे आप ठहरे, उनका स्थानांतरण मथुरा हो गया है, तो यहाँ पे आप ठहरे। लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियों को स्पष्ट कीजिए। तो लेखन शिक्षण की त्रुटियां, वाक्य लेखन का तात्पर्य भाव विचारों के अनुरूप शब्दों को उपयुक्त क्रम में सजाया, उपयुक्त शब्दों का चयन तथा उसे सही क्रमानुसार। अभाव में वाक्य का सही अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो सकता। वाक्य ऐसा होना चाहिए जो किसी भाव को पूर्ण रूप से प्रकट करता हो। जैसे वो गाता है, वो संगीत सीखता है, संगीत लिखने के लिए वह गुरुजी के पास जाता है। त्रुटियों के प्रकार, तो शब्द अर्थ संबंधी त्रुटियां, कर्ता क्रिया संबंधी त्रुटियां, वचन क्रिया संबंधी त्रुटियां, ने का शुद्ध प्रयोग, पुनरुक्ति दोष, अन्य विभक्तियों के प्रयोग संबंधी त्रुटियां, ये हो जाती हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ही क्वेश्चन रह गया है, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं रहती है क्योंकि इससे आप लोग बोर होने लगते हैं। लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। या लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। या शिरोरेखा किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखते हुए समझाएं। तो लिखना सीखने में ध्यान देने योग्य बातें, तो बैठने का ढंग। लिखना सीखने के पूर्व सीधे बैठने का अभ्यास कराना आवश्यक है। झुककर बैठने से रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। इसके अतिरिक्त आंखों पर अधिक बल पड़ता है, ठीक है ना। और क्या हो जाता है, यदि चौकी, पीढ़ा, टेबल आदि पर ना हो तो भूमि पर बायां घुटना मोड़कर वज्रासन में बैठकर दाएं जंघे पर स्केल या कॉपी रखकर लिखना चाहिए। कॉपी किसी आधार पर रखनी चाहिए, आधार भी सीधा होना चाहिए। कॉपी को टेढ़ा करके लिखना गलत आदत है। सीधे बैठकर, अब दूरी क्या है, सीधे बैठकर स्लेट या कॉपी को आँखों से 35 सेंटीमीटर, कितना, तो 35 सेंटीमीटर या 14 इंच, कितना, तो 14 इंच की दूरी पर रखकर लिखना चाहिए, ठीक है। कलम पकड़ने के तरीके, कलम को सही तरीके से पकड़ा जाए। कलम तर्जनी मध्यमा और अंगूठे के बीच हो और बीच से 1 इंच ऊपर हो। कलम इस प्रकार पकड़ी जाए कि उंगलियों को वर्णों के आकार के अनुसार घुमाया फिराया जा सके। हाथ को कनिष्ठा के सहारे पुस्तिका पर घुमाया जाना चाहिए। हाथ की कोहनी शरीर की ओर ही रहनी चाहिए। इसे दूर करके तिरछे ढंग से चलना उचित नहीं है। लिखते समय कलाई घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कलाई लेखन के साथ आगे चलाया जाना चाहिए। हथेली को तभी पीछे हटाना चाहिए जब नई पंक्ति आरंभ करना हो। अब शिरोरेखा क्या होता है, तो शिरोरेखा का मतलब देखिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेल की पटरी। जब बच्चों को सिखाते हैं तो कहते हैं कबूतर वाला का और उस पर रेल की पटरी, यानी क्या कि ऊपर की जो लाइन होती है, तो ये क्या मस्ट होती है या नहीं, बहुत ही ज़्यादा मस्ट होती है। वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाले रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। वर्णों पर शिरोरेखा का प्रयोग अवश्य होना चाहिए और शिरोरेखा की लंबाई पूरे वर्ण के दोनों ओर वर्ण की चौड़ाई की 1/3 कितना होना चाहिए, तो 1/3 निकली होनी चाहिए। वर्ण बाएं से दाहिनी की ओर लिखे जाते हैं। वर्ण पर शिरोरेखा लगाने के बाद मात्रा लगानी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका हो गया। अक्षर की सुडौलता, देवनागरी लिपि में प्रत्येक अक्षर को बनाने का एक विशेष तरीका है। जब अक्षर सही तरीके से बनाए जाते हैं तो वे देखने में सुंदर सुडौल लगते हैं। तो इसमें अक्षर की सुडौलता पर ध्यान देना चाहिए। किस पर, तो अक्षर की सुडौलता पर, ठीक है। जैसे का वर्ण को बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि का के बीच की पाई की बाईं और का भाग के बीचों बीच और
सुंडिका दाहिनी ओर मध्य भाग से निकलकर मध्य पाई के बराबर लटकाई जाएगी। बाएं और दाएं दोनों तरफ की मोटाई बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार खा बनाते समय यह ध्यान रखना होगा कि खा में रा का निचला सिरा वा के निचले भाग से जोड़कर खा अक्षर बनेगा, ना कि ऐसा बल्कि इस तरह से बनेगा, है ना। खा शुद्ध रूप से है, रव अशुद्ध रूप है। बिल्कुल सही है। ये रा और वा, इसको यही तो भाई आप पढ़ेंगे। गा में एक छोटी और दूसरे से थोड़ी बड़ी पाई और छोटी लाइन में एक गोल घुंडी बनेगी इस तरह से। और घा वर्ण को बनाने के लिए घा के दो मोड़ों में पहला मोड़ पाई के आधे भाग और दूसरा मोड़ भी आधे भाग से शुरू होकर नीचे की खड़ी पाई से थोड़ा ऊपर ही रहेगा। इसके अंत पाई दोनों मोड़ों से थोड़ा सा नीचे रहेगी। डा की आकृति 3/4 भाग में ही रहेगी। चा पाई के मध्य भाग में लिखा जाता है। छा का पहला मोड़ के अर्धभाग और दूसरा मोड़ मध्य के ऊपर निचली पंक्ति को छूता हुआ नीचे से ऊपर की ओर जाकर मध्य के मोड़ को स्पर्श करता हुआ पुनः नीचे की ओर मुड़ जाता है। ठीक है। इसके बाद है ठा की आकृति 1/3 मोड़ के बाद वृत्ताकार होकर नीचे की पंक्ति को स्पर्श करती होनी चाहिए। इसी गोलाकार भाग के ठीक नीचे से स्पर्श कराकर ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगानी चाहिए। था और माँ में गोल गुंडी शिरा रेखा के बराबर लाकर थोड़ा ऊपर अंत पाई के मध्य के बराबर में घुमाकर अंत पाई में जोड़ देते हैं। इस प्रकार सभी आकृतियों को सही तरीके से लिखने से ही लिपि में सुडौलता आती है। चतुस्तरीय लेखन में वर्णों सही अनुपात में लिखना आसान हो जाता है, यानी वर्णों को सही अनुपात में लिखना आसान हो जाता है और ऊपर और नीचे खाने में मात्राओं के लिए स्थान होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी फैमिली बढ़ती है, और जितनी ही फैमिली बढ़ती है हम उतने ही मजबूत होते हैं। तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो आपका बनता ही बनता है। और ऐसा तो है नहीं सब्सक्राइब आपको बार बार करना होता है, एक बार ही करना रहता है। रावण को कितने प्रकार से लिखते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो रावण का उदाहरण ग्रहण, ग्रहम, सर्वत्र, ऋषि, तो इतनी तरह से हम लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।